आज भी हम जो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बेसिक एक आध टर्म्स होते हैं उन टर्म्स पे डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक्चुअल में हम ये अभी तक जो पढ़ाई कर रहे थे एडी एएस इन्वेस्टमेंट सी फंक्शन एस फंक्शन वो क्यों पढ़ रहे थे वो क्लास आपको कल मिलेगा। ठीक है, तो आज फिर हम कुछ बेसिक बातें करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए। कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, ठीक है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये छोटा छोटा टर्म्स है जिसको समझने के बाद हमको ज्यादा आगे हेल्प मिलेगा। छोटा सा क्लास है, ज्यादा बड़ा क्लास होगा नहीं, और कल आपका कंप्लीट, कल और परसों दो ऐसे क्लास होंगे जो आपको मिस नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टर्म है यहां पर जिसको हम लोग कहते हैं एक्स एंटी सेविंग। एक्स एंटी सेविंग और सेम वही है बट ये है एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटी सेविंग और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। बट व्हाट इज दिस? एक्स का मतलब होता है ना पहले वाला, एक्स में पहले, एंटी मतलब एंटीसिपेट, ठीक है, एंटीसिपेशन, पूर्वानिर्धारित या पूर्वानुमान लगा लेना। और सेविंग मतलब व्हाट वी सेव, व्हाट वी सेव। तो यहां से ये समझ में आया कि वैसा बचत जो पहले से पूर्वानुमानित किया जाता है, और एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट दैट मीन्स वैसा इन्वेस्टमेंट जो पहले से पूर्वानुमानित होता है। ठीक है, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कौन करता है? तो इन्वेस्टमेंट फर्म करती है। एक्स एंटी सेविंग का मतलब होता है व्हाट सेवर्स और हाउस होल्ड प्लान टू सेव at different levels of income in an economy. What savers or households are planned to save at different levels of income in an economy. यानी कि जो हाउस होल्ड है और जो फर्म्स है वो अलग अलग लेवल ऑफ इनकम पे क्या कितना बचाने का प्लान कर रही है, योजना बना रही है, दैट इज द एक्स एंटी सेविंग। यानी कि इसको हम लोग प्लान्ड सेविंग भी कहते हैं या सेविंग एट अ प्लान्ड लेवल। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इट मीन्स व्हाट इन्वेस्टर्स और फर्म्स आर planned to invest at different levels of an economy, that is ex ante investment। यानी कि जो फर्म्स है या जो इन्वेस्टर्स है प्लान कर रहा है कि हम अपकमिंग ईयर में अगर इस लेवल पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, इस लेवल पे इतना इन्वेस्ट करेंगे, तो दैट जो प्लान लेवल होगा इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट कहेंगे। ये हुआ एक्स एंटी सेविंग और ये हुआ एक्स। ठीक है,
इन्वेस्टमेंट। अब एक और टर्म होता है एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तब समझिए, ये एंटी सेविंग है, ये पोस्ट सेविंग, ये एक्स सेविंग है एंटी, और यह पोस्ट सेविंग या एंटी इन्वेस्टमेंट है, यह पोस्ट इन्वेस्टमेंट है। एक्स पोस्ट सेविंग का मतलब हुआ कि द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग in an economy during a year. Actual or a realized saving is called ex post saving. और सिमिलर तरीके से actual और realized investment is called ex post investment. अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों हम ये एक्स पोस्ट एंटीसिटी जो भी है पढ़ रहे हैं। देखिए, क्योंकि जो हमें डिटरमाइन करना है, इस चैप्टर का जो नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट कैन बी डन यूजिंग द AD&AS। AD&AS यानी कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के द्वारा ही ये डिटरमाइंड होता है। और इसे डिटरमाइन जब भी कोई अगर प्राइस डिटरमाइन करना है, इनकम डिटरमाइन करना है, तो दोनों को इक्वेट करना होता है। यानी कि जिस पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, मैच करेगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज होगा या डिटर्मिनेशन पॉइंट होगा। तो टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी वी नीड टू डिटरमाइन द AD&AS, यानी कि हम उस लेवल को प्राप्त करेंगे जहां पर AD और AS आपस में बराबर हो, यानी कि जितनी एग्रीगेट डिमांड हो उतनी ही एग्रीगेट सप्लाई हो। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन फर्म एंड हाउसहोल्ड, तभी जाकर हमारा क्या डिटरमाइन होगा, इनकम और एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन होगा। तो हम इसीलिए ये सारा का सारा पढ़ा रहे हैं कि हमें जब वहां पर इक्वेट करना होगा, ठीक है, तो हम इक्वेट किस लेवल पे करेंगे, कैसे करेंगे, उसी इक्वेट के लिए हम ये टर्म पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि इकोनॉमी जो होता है वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होता है, सॉरी, इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम होता है वो ऑलवेज प्लान्ड लेवल पे तैयार होता है। किस लेवल पे? प्लान्ड। मतलब कि ये जो पोस्ट सेविंग या पोस्ट इन्वेस्टमेंट आप जो देख रहे हैं ये हमेशा बराबर होता है। मतलब दीज आर अकाउंटिंग आइडेंटिटीज, कौन कौन? एक्स पोस्ट सेविंग और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ये अकाउंटिंग टर्म है, अकाउंट में इसका यूज होता है, लाइक अ बैलेंस शीट। तो ये अकाउंटिंग टर्म है, तो एट द एंड ऑफ ईयर इट मस्ट बी सेम, यानी कि एक्स पोस्ट सेविंग इक्वल्स टू एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। बट ये जो एंटी सेविंग है या एंटी इन्वेस्टमेंट है, दीज ऑल आर नॉट इक्वल, दिस नीड टू बी इक्वलाइज, इन्हें बराबर करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम लेवल होता है या जो डिटर्मिनेशन होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड एट द प्लान्ड लेवल। ठीक है, यानी कि जो फर्म कुछ सोच रहा है प्लान करने का, प्रोड्यूस करने का, वो प्लान कर रहा है,
हाउस होल्ड कुछ और सोच रही है कंज्यूम करने के लिए, सेव करने के लिए। और ये जब दोनों की प्लानिंग अगर मैच कर गई इकोनॉमी में, तो दैट मैचिंग पॉइंट इज नोन एज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, यह दोनों की सोच, ठीक है, तो ऑलवेज किस लेवल पे तैयार होता है डिटर्मिनेशन या इक्विलिब्रियम? प्लांट लेवल पे, यानी कि जब इकोनॉमी प्लांट लेवल एडी और प्लांट लेवल एएस पे बराबर होता है तो उसे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इकोनॉमी कहते हैं। और एडी बराबर होता है सी प्लस क्या एस, सॉरी आई, और एस बराबर होता है सी प्लस एस, यानी कि एस इज सेम एज वाई इक्वल्स टू सी प्लस एस, सी एंड सी आर कैंसल्ड, दैट इज एस इक्वल्स टू आई। दैट्स व्हाई आई एम, ठीक है, teaching you ex post saving and ex post investment। इकोनॉमी एडी इक्वल्स टू एएस में इक्विलिब्रियम में आता है, बट इकोनॉमी कैन बी पुट इनटू इक्विलिब्रियम और अचीव द इक्विलिब्रियम व्हेनेवर सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट। और ये कौन सी सेविंग? तो एक्स पोस्ट, सॉरी एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स पोस्ट, सॉरी एक्स एंटी सेविंग इक्वल्स टू एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब प्लांट लेवल पे एडी या एएस बराबर हो तब भी इक्विलिब्रियम, या प्लांट लेवल पे सेविंग और प्लांट लेवल पे इन्वेस्टमेंट अगर बराबर आ जाए तो भी इक्विलिब्रियम। और इसीलिए हम आपको प्लांट लेवल और एक्चुअल लेवल के बारे में समझा रहे थे, ताकि आपको ये क्लियर समझ में आए कि जब हम वहां पर हम प्लांट लेवल का डिस्कशन करें तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो। अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा, ठीक है, कि सर व्हाई एट द प्लांट लेवल, व्हाई नॉट एट द एक्चुअल लेवल? ठीक है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया है। क्या किया है इसके बारे में? कि मैंने कहा कि जो एक्चुअल लेवल पे जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट होता है या एडी और एएस होता है वो बैलेंस्ड होता है, क्योंकि यह अकाउंटिंग आइडेंटिटी है और अकाउंटिंग आइडेंटिटी ऑलवेज नीड टू बी बैलेंस। बट जो प्लांट लेवल पे होता है वो बैलेंस होता नहीं है, ठीक है, उसको बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। मतलब बनाया जाता है, आता है, कभी बिगड़ता है, कभी कम हो जाता है, कभी अधिक हो जाता है, यानी कि ऑलवेज ये खेल तमाशा हमेशा चलता रहता है। तो इसीलिए हमेशा इक्विलिब्रियम प्लांट लेवल पे ही तैयार होता है, प्लांट लेवल पे ही अचीव होता है, एक्चुअल लेवल पे नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर ही होता ही हुआ है। तो इसके हिसाब से कहेंगे तो इकोनॉमी तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहा, ठीक है, जबकि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हमेशा नहीं रहती है। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इज अ टेम्पोररी सिचुएशन। यह एक क्या है, एक क्षण भर की एक कला है, हो सकता है उसके बाद एडी बढ़ जाए, एएस बढ़ जाए, यानी कि सम चेंजेस आता रहेगा। चलिए, तो ये हुआ इसके कुछ और छोटे छोटे टर्म। अब क्योंकि चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमाइन करना है। अब एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन करना है तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझना भी है, ठीक है। तो चलिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टर्म्स पे डिस्कशन होती है। चलिए जरा सा हम एक टर्म आपको बताते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में। एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब एन एक्टिविटी इन विच अ पर्सन गेट वर्क, ठीक है, टू डू, और जिसके एवज में वो क्या प्राप्त करता है, वेजेस प्राप्त करता है, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन जिसमें पर्सन काम पाता है और काम के बदले क्या मिलता है उसको, पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं, तो दैट इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो, ठीक है, इट इज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन नॉट एबल टू गेट वर्क,
ठीक है, ऐसा सिचुएशन जिसमें व्यक्ति चाहता है कि काम करे बट काम नहीं मिल पाता है, दैट इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी का सिचुएशन है। ठीक है, अभी सब लोग चाह रहे हैं काम के लिए, काम नहीं है, तो दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक टर्म आता है फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हम इस डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डिस्कस करेंगे। हाँ बोलिए ना। हाँ क्या कहिए, बोलिए बोलिए। एक 99 वाला में आइडिया का नंबर, अच्छा ठीक है, हम फोन करके पूछ लेंगे। एयरटेल वाला पे तो हम कर देंगे कुछ देर में, 10 मिनट, 10 से 15 मिनट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है वैसा सिचुएशन जिसमें वैसे लोग जो काम करना चाहते हैं और जो काम करने के एबल है, यानी कि दोज पर्सन who are able and willing to work are getting work. ठीक है, it is a situation in which all those who are able and willing to work, ठीक है, at existing wage rate are working, that is called full employment. ठीक है, और भारत में जो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी बनाई गई है वो है 15 से 60, यानी कि अगर कोई कहे 61 साल का व्यक्ति कि हम चाह रहे हैं, हमको काम ही नहीं मिल रहा है, तो देखिए ना, सरकार तो कर ही नहीं रही है, हम अनएम्प्लॉयड है, तो उसको अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब वही लोग जो काम करने को चाह रहे हैं और काम मिल रहा है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट। यह हमेशा वर्किंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो नहीं काम करना चाहते उनको नहीं कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, और फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में जितना लेबर का डिमांड है उतनी ही लेबर की सप्लाई है, यानी कि अगर इकोनॉमी में 500 लोगों को काम की जरूरत है तो एग्जैक्टली 500 लोग ही काम करना चाह रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को फुल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब फुल और 100%, बहुत जगह आप सुनेंगे ना, फुल मतलब पूरा और 100% का मतलब एक ही होता है, नहीं। 100% एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि वैसे लोग जो काम कर सकते हैं उन सबको काम मिल रहा है। इवन इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट देयर इज नो 100% एम्प्लॉयमेंट। 100% एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स इवन इन अ फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अ पर्सन फाइंड्स हिमसेल्फ इन अनएम्प्लॉयमेंट लाइक अ फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट है जो इवन फुल एम्प्लॉयमेंट में भी पाया जाता है, यानी कि जो लोग काम कर भी रहा है उसके साथ भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्षणिक भर के लिए हो जाती है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट और 100% एम्प्लॉयमेंट बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, आप इसको आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे। ओके, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो जब नाम आ ही गया है दो तरह के एम्प्लॉयमेंट का, एक आ गया है हमारे जुबान पे फ्रिक्शनल और दूसरा स्ट्रक्चरल, तो इन दोनों को भी देख लेते हैं। फ्रिक्शनल का मतलब वैसा सिचुएशन जब व्यक्ति एक काम को छोड़कर दूसरे काम को ज्वाइन करता है। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन when a person leaves one job and join another job, और उस गैप पीरियड में जितने समय के लिए वो अनएम्प्लॉयड होता है, दैट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
Structural unemployment, that means whenever some structural changes, ठीक है, occurred in an economy, a person finds himself in unemployment. Suppose कीजिए टेक्नोलॉजी बदल गई, the pattern of demand has been changed in an economy, the demand for that goods and services had been cut off. तो उस केस में क्या हो जाता है कि ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, मतलब कोई कारण कहीं से दिख नहीं रही होता है लेकिन वो आ जाता है। क्या क्या, जैसे इकोनॉमी में कुछ बदलाव आया, टेक्निकल चेंजेस आए, जैसे अभी कोरोना काल है, मतलब एक बदलाव आ रहा है इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली लोग क्या हो रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। या बहुत सारी चीजें जो अभी नहीं बिक रही है, उनका डिमांड बिल्कुल जीरो है, जैसे लग्जरियस चीजें वगैरह, तो उनसे जुड़े हुए लोग क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल जब एक व्यक्ति एक जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब में जाता है, उस पीरियड में जो अनएम्प्लॉयड रहता है, और स्ट्रक्चरल अराइजेस ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंजेस इन एन इकोनॉमी। अब तो ये सब चीजें हुई, एम्प्लॉयमेंट, सम अनएम्प्लॉयमेंट। द अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी कैटेगराइज्ड एज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब इच्छा से, कहने का मतलब it refers to a situation when a person is able but not willing to work at existing wage rate। मतलब वो काम कर सकता है बट काम नहीं करना चाहता है उस वेज रेट पे। तो अनएम्प्लॉयड तो है वो, लेकिन यह अनएम्प्लॉयमेंट कैसी है, वॉलेंट्री, मतलब इच्छा से वो बेरोजगार है। जैसे सपोज कीजिए आप काम मांगने हैं, हमने कहा कि ठीक है हमारे यहाँ प्यून का जगह खाली है, आप कहेंगे नहीं 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 मुकेश अंबानी वाला सीट दीजिएगा तब ये काम करेंगे। हम कहे भैया मुकेश अंबानी के लिए हमारे पास सीट नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं, बेरोजगार ही रहेंगे, सरकार काम ही नहीं देती, तो उसको बेरोजगारी नहीं कहेंगे। आप खुद की जो बाजार में मजदूरी चल रहा है, जिस लायक आप है उस लायक अगर आपको काम मिल रहा है तो आप बेरोजगार नहीं, ठीक है। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को जब सरकार भी एस्टिमेट करती है अनएम्प्लॉयमेंट को, तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को कंसीडर नहीं करती है। इनवॉलेंट्री का मतलब जो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट होता है, जब व्यक्ति काम करने के योग्य हो और तब जब उसे काम न मिले, काम करने की इच्छा रखता हो, योग्य हो, और जब उसे काम न मिले, तो वैसे सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और इसे हम लोग जब एस्टिमेशन करते हैं, गवर्नमेंट इसको एस्टिमेट करती है अनएम्प्लॉयमेंट में, तो ऐसे को कंसीडर किया जाता है। तो दीज आर द सम बेसिक टर्म्स अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विच वी विल डिस्कस टुमारो। तो ये सारी चीजें आप बिल्कुल बैकअप के लिए तैयार रखें, और आगे तभी हम आगे हमको पढ़ना आसान हो जाएगा। ओके।